नमस्कार, मैं हूं नेहा तिवारी सिंह। वीआईपी शक्ति पर आप देख रहे हैं। मेरे साथ वीआईपी शक्ति पर आज हम बात करने वाले हैं स्पीच थेरेपी के बारे में, यानी बोलने के संबंधी जो भी समस्याएं हमारे सामने आती हैं, चाहे बच्चे हों, चाहे स्ट्रोक पेशेंट्स हों, चाहे यंगस्टर्स हों जिनको इंटरव्यू के टाइम या जब हम इमोशनल हो जाते हैं तो अपने दिल की बात नहीं कह पाते, इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मेरे साथ डॉक्टर सोमाक्षी हैं जो कि स्पीच थेरेपिस्ट है। आपका स्वागत है सोमाक्षी जी वीआईपी शक्ति में। सोमाक्षी, सबसे पहले हम बात करेंगे टॉडलर्स के बारे में। जब बच्चा बोलने की शुरुआत करता है उस वक्त से ही कौन सी ऐसी खास बातें हैं जिनका ध्यान रखें कि बच्चे की स्पीच अच्छी हो? हाँ बिल्कुल नेहा, जैसे कि बच्चा, आपको पता है इनिशियली बच्चे को लैंग्वेज स्टिमुलेशन दिया जाता है, तो बच्चे के परिवार वाले उससे बात करते हैं। 1 साल की उम्र तक बच्चा मोस्टली अपने एनवायरनमेंट से, आसपास लोग जैसे बोलते हैं उससे सीखता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि बच्चे के एनवायरनमेंट में उसके आसपास जो लोग हैं वो उससे बात करें, उससे जनरल चीज़ों के बारे में, जिस तरह की पहले होता था कि जैसे सब बच्चे से बात करते थे, डेली रूटीन्स के बारे में उससे बताते थे कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो पहली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि 1 साल तक हम बच्चे को ये स्टिमुलेशन दें, तो जिससे कि बच्चे की लैंग्वेज डेवलप होती है। उसके बाद हमें ध्यान रखना चाहिए कि 1.5 साल का बच्चा जो है, जैसे कि सबसे पहले बच्चा आवाज़ें निकालता है, जैसे आ ई ऊ, ये लगभग 3 महीने तक बच्चा करता है। अब 3 महीने तक अगर बच्चा ये कर रहा है, उसके बाद हम देखते हैं कि वो कुछ साउंड्स निकालता है, जैसे बाबा मामा, इसको बैबलिंग कहा जाता है। तो कुछ बच्चे ये साउंड्स निकाल पाते हैं, कुछ बच्चे ये साउंड्स नहीं निकालते। तो पहले शुरुआत से हम यही देखें कि 1 साल तक अगर बच्चा बैबल नहीं कर रहा, ये बा पा मा वाली साउंड्स नहीं निकाल रहा, तो इसका मतलब बच्चा कम उसको स्टिमुलेशन मिल रहा है या बच्चा कम बोल रहा है। उसके साथ साथ सबसे पहले स्पीच के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि बच्चा सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। तो इसलिए आजकल तो बच्चों के बचपन के टाइम से ही, जब बच्चा बॉर्न होता है तो हियरिंग टेस्ट हो जाते हैं, जिसमें कि बच्चा देखता है कि हम देखते हैं कि बच्चा बोल रहा है या नहीं, सुन पा रहा है कि नहीं सुन पा रहा है। अगर हमें लगता है कि बच्चे की सुनने की क्षमता में कोई कमी है, तो सबसे पहले स्पीच डेवलपमेंट के लिए हमें बच्चे की हियरिंग असेसमेंट करना चाहिए। वो हियरिंग असेसमेंट तो आजकल यूजुअली हॉस्पिटल्स में ही हॉस्पिटल्स में ही होता है। उसको OAE कहते हैं बेसिकली, जो एक स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाता है बच्चे का। अगर वो बच्चा उसमें पास नहीं हो पाता, फिर हम एक डिटेल जांच करते हैं जिसको बेरा कहा जाता है। अगर बेरा टेस्ट बच्चे का ठीक है, तो इसका मतलब है, जो कि आजकल आमतौर पर हम देख रहे हैं कि बच्चों में ये टेस्ट जब किया जाता है तो वो ठीक आता है। इसका मतलब कि बच्चे को सुनने में कोई परेशानी नहीं है। बिल्कुल। अब अगर उसको सुनने में परेशानी नहीं है, तो नेक्स्ट फिर बच्चा बोल क्यों नहीं रहा, ये हमारा कंसर्न आता है। अब आजकल हमने देखा है कि ज़्यादातर जो फैमिलीज़ हैं वो न्यूक्लियर फैमिलीज़ होती जा रही हैं, एंड मोस्टली आपके दोनों पेरेंट्स जो होते हैं वो वर्किंग होते हैं। तो और घर में दादा दादी मोस्टली नहीं होते हैं। तो बच्चा या तो क्रेच में जा रहा है, और पहले जब आया के पास है, तो आपका लैंग्वेज स्टिमुलेशन बहुत कम है, जैसे मैंने पहले कहा था। बिल्कुल। तो सबसे ज़्यादा हमें उस पर फोकस करना है, यानी कि सबसे ज़्यादा ये ध्यान रखना है कि आप खुद अपने बच्चे से कितनी ज़्यादा बातचीत करते हैं। बिल्कुल। चलिए, अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं डॉक्टर सोमाक्षी से, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर सोमाक्षी, एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ, जब बच्चे के घर में एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि वर्सेटाइल लैंग्वेजेस हों, कई अगर जो दादा दादी होते हैं वो गांव की लैंग्वेज बोल रहे हैं, पेरेंट्स बहुत मॉडर्न लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, माँ हिंदी बोल रही है, पापा इंग्लिश बोल रहे हैं, ऐसे में बच्चे के लिए क्या कन्फ्यूजन की स्थिति हो जाती है कि मैं कौन सी भाषा बोलूं? क्या सबको एक ही भाषा इस्तेमाल करनी चाहिए घर में, या क्या कुछ चीज़ें उस वक्त ध्यान रखनी चाहिए जब बच्चा बोलना सीख रहा हो? बिल्कुल हाँ, अगर हम बहुत सारी भाषाएं बच्चे को यूज़ करते हैं, उसके साथ जैसे आपने कहा दादा दादी कुछ और कर रहे हैं, अब इस पे ये डिपेंड करता है कि अगर जैसे दादा दादी गांव से हैं और वो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, तो वो हो सकता है अगर दादा दादी उसके साथ रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वो लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हो। बट वैसे हम देखते हैं कि बच्चे को सबसे पहले केवल एक लैंग्वेज का स्टिमुलेशन देना चाहिए, चाहे वो हिंदी है या वो इंग्लिश है, ठीक है। और मोस्टली हम देखते हैं कि बच्चों को पहले हिंदी, क्योंकि जो हम नॉर्मली घर पर यूज़ करते हैं, हमें नॉर्मली आजकल कुछ माँ बाप क्या करते हैं कि वो बात हिंदी में करते हैं आपस में एक दूसरे से, और बच्चे के साथ इंग्लिश में बात करते हैं, उसको इंग्लिश में कमांड्स देते हैं। तो उससे क्या होता है कि बच्चा वो कमांड नहीं फॉलो कर पाता,
क्योंकि जब वो देखता है तो उसके माँ बाप जो वो ऑब्जर्व करता है वो सब इंग्लिश में नहीं होता, वो सब हिंदी में होता है। सो ये चीज़ जो है इसको अवॉइड करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हम एक ही भाषा, जो भाषा हम आपस में बोल रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चा ऑब्जर्व करके सीखता है कि माँ बाप, मॉडलिंग इसको कहा जाता है बेसिकली, कि जैसा जैसा हम बच्चे के सामने करते हैं बच्चा धीरे धीरे उसको इमिटेट करने की कोशिश करता है, उसको कॉपी करने की कोशिश करता है। तो इसलिए एक ही लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए। यानी घर में सब एक ही भाषा का इस्तेमाल करें, ये नहीं कि आप खुद इंग्लिश हिंदी में बात करें और बच्चे को इंग्लिश में कमांड्स दे रहे हैं। डेफिनेटली आजकल इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं तो वहाँ पर ये ज़रूरी हो जाता है कि बच्चे को इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई जाए। लेकिन उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि पहले इनिशियल ईयर्स में, जैसे कि 2 साल तक आप बच्चे के साथ हिंदी में ही बात करें, जो कि उसकी लैंग्वेज, एक लैंग्वेज डेवलप हो जाएगी और बच्चा सेंटेंस लेवल पर आ जाता है, जहाँ पर कि वो अपनी नीड्स को एक लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर सकता है। जब हम देखें कि बच्चा एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया है उसने, उसके बाद धीरे धीरे आप सेकंड लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे हम ABCD सिखाते हैं बच्चों को, जिसके लिए बच्चों को आजकल प्ले स्कूल में डाला जाता है। बिल्कुल, यानी ये प्ले स्कूल में जाकर बच्चा बेसिक लैंग्वेज भी, दूसरी लैंग्वेज इंग्लिश भी सीख सकता है। यानी घर में अगर आप हिंदी पे फोकस करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वही भाषा हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर सोमाक्षी, कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, सौरभ है कुरुक्षेत्र से, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। जी सौरभ, पूछिए अपना सवाल। नहीं, ये हमारा बच्चा है, 5 साल का है जी। हाँ जी, बताइए मैम। ये ना बोल नहीं पाता है। अच्छा, कितने साल का है आपका बच्चा? ये 5 साल का है। अच्छा, 5 साल का है आपका बच्चा। क्या क्या बोल लेता है आपका बच्चा? मैम ये मम्मा मम्मा बोलता है बस, और कुछ ज्यादा वर्ड नहीं बोल पाता। ये दरअसल ना ऑटिस्टिक बॉय है। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ जी। देखिए बेसिकली क्या है, आपने बच्चे की वैसे सुनाई वगैरह की जांच कराई है क्या? हाँ जी, बेरा टेस्ट हुआ था मैम। अच्छा, बेरा टेस्ट नॉर्मल है इसका? नॉर्मल है मैम। अच्छा, तो अभी कोई थेरेपी करवा रहे हैं आप इसकी किसी प्रकार की? मैम थेरेपी इसकी हमने स्पीच थेरेपी करवाई थी। हाँ जी। लेकिन उसके अंदर ना ये ना मतलब टिकता नहीं है, बहुत एग्रेसिव हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको ये किसने बताया कि बच्चे को ऑटिज्म है? हमें PGI चंडीगढ़ से इसका इलाज ट्रीटमेंट चल रहा है। अच्छा, ठीक है। देखिए आपको सौरभ जी, आपको 2-3 चीज़ें करनी है। अब बच्चे के साथ क्या है कि आपको सबसे पहले स्पीच थेरेपी के साथ साथ आपको 2 और प्रकार की थेरेपीज़ होती हैं जिनको भी करवाना पड़ेगा। उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पेशल एजुकेशन कहते हैं। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके बच्चे को मल्टीपल प्रॉब्लम्स है ना, केवल बोलने की दिक्कत नहीं है, उसको अटेंशन की प्रॉब्लम भी है, वो बैठ नहीं पाता, कांटेक्ट नहीं बनाता, आई कांटेक्ट नहीं है, आपस में इंटरेक्शन नहीं करता, है ना। सौरभ जी? सौरभ जी सुन रहे हैं आप हमें? जी चलिए, हाँ आपकी बात उन तक पहुंच गई है। बिल्कुल, यानी कि अटेंशन नहीं गेन कर पाता है, तो बच्चे को अब मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके साथ साथ ऑक्यूपेशनल थेरेपी और उसके अलावा स्पेशल एजुकेशन की भी ज़रूरत है। टीवी पर सुन रहे हैं सौरभ जी हमें, तो मैं उम्मीद करती हूँ सौरभ जी आपकी समस्या का हल आपको मिल गया होगा। एक छोटा सा ब्रेक हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा सोमाक्षी जी, एक छोटा सा ब्रेक, जल्द वापसी होगी VIP शक्ति में। ब्रेक के बाद VIP शक्ति में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं स्पीच से जुड़ी समस्याओं के बारे में। मेरे साथ डॉक्टर सोमाक्षी हैं। डॉक्टर एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सूरज भान जी हैं बहादुरगढ़ से। जी सूरज जी, पूछिए अपना सवाल। चलिए, शायद संपर्क इनसे टूट गया है हमारा। अब हम बात करेंगे सोमाक्षी जी यूथ के बारे में। यंगस्टर्स की जब बात करते हैं, किसी इंटरव्यू के लिए जाना है, घबराहट होने लगती है, बोलना कुछ और चाहते हैं, मुंह से निकलता कुछ और है, स्टैमरिंग, फंबलिंग, बहुत सारी समस्याएं हैं। इनसे कैसे छुटकारा पाया जाए? क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग यही चाहते हैं कि कुछ चमत्कार हो जाए और मैं फटाफट बोलने लगूं अपनी बातें, जो कुछ भी। बिल्कुल नहीं, हाँ, लेकिन यही है कि बेसिकली कोई चमत्कार तो नहीं है जिससे कि एकदम से हम चुटकी बजाएं और हम जाकर इंटरव्यू में अच्छे से बात कर पाए। लेकिन स्टैमरिंग जो कि देखा गया है कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स में, यंग अडल्ट्स में देखा जाता है कि इनको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है। इसका डेफिनेटली सोल्यूशन है जो कि स्पीच थेरेपी के थ्रू होता है, जिसमें हम फ्लुएंसी थेरेपी करते हैं, जिसमें हम धीरे धीरे जो आपको जिन अक्षरों पर प्रॉब्लम होती है, जिन सिचुएशंस में आपको दिक्कत होती है, उसको धीरे धीरे हम आपको फेस करवाते हैं एंड देन आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं कि आप जाकर के उन
सिचुएशंस को फेस कर सके। उसके अलावा कुछ इंडिविजुअल्स में स्टैमरिंग ना होते हुए भी कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम्स होती है, तो हम उनको भी हेल्प करते हैं थ्रू कम्युनिकेशन स्किल्स थेरेपी, जिसमें बेसिकली हम जैसे कुछ लोग प्रेजेंटेशन नहीं दे पाते हैं या बड़े ग्रुप को एड्रेस नहीं कर पाते हैं, तो उस तौर पर हम उनको हेल्प करते हैं। बट लेकिन ये कोई भी चीज़ जो है, मोस्टली जो पेशेंट्स आते हैं उनको थोड़ा सा धीरज रखना चाहिए, थोड़ी पेशेंस होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें एकदम से आती नहीं है और एकदम से जाती भी नहीं है। बिल्कुल। सो बेसिकली स्टैमरिंग जैसे आजकल बच्चों में भी होती है, वापस बच्चों में आते हुए, बिल्कुल आपके लिए, माँ बापों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसी एज पर उसको डील किया जाए, क्योंकि उस एज पर अगर हम स्टैमरिंग को डील कर लेते हैं तो वो वापस नहीं आती। अडल्टहुड में ये होता है कि अगर आप स्टैमरिंग, क्योंकि आपके इतने सालों की वो आदत होती है कि उसको तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। ऐसा ही शायद कुछ प्रोनाउंसिएशन के साथ भी एग्जैक्टली उसको हम मिस आर्टिकुलेशन कहते हैं, जहाँ कर कि लोग कोई अक्षर को गलत बोलते हैं, तो जिसकी वजह से उनकी जो बोली होती है वो समझ में नहीं आती कि वो क्या बोल रहे हैं, इंटेलिजिबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। तो उसके अलावा जनरली भी देखा गया है, क्योंकि अगर हम हिंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं तो इंडिया में देयर इज वैरायटी इन द सेम लैंग्वेज, अलग अलग तरीके से लोग बात करते हैं, अलग अलग तरीके से हिंदी बोलते हैं, तो उसमें भी शायद कहीं ना कहीं दिक्कत आती है लोगों को एडजस्ट करने में। उस तरीके की समस्याओं से कैसे? उसमें बेसिकली ये है कि जैसे आप अगर उसको डायलेक्ट कहते हैं, तो ये बेसिकली आपके साथ बचपन से ही होता है कि जिस जगह पे भी आप पैदा हुए होंगे, आप उस तरीके का प्रोनाउंसिएशन हिंदी भाषा का, या जैसे हिंदी में भी वेरिएशंस होते हैं, वो सीख लेते हैं। अब ये है कि अगर आप पैदा जैसे कहीं और हुए हैं एंड आप काम कहीं और करना शुरू कर दिए, तो देन स्पीच थेरेपी में हम आपको उस पर्टिकुलर एरिया की जो स्पीच है उसके बारे में आपको बताते हैं, और उसके बारे में तो अगर आपको अवेयरनेस हो जाती है, अगर आपको पता चल जाता है कि अच्छा ये चीजें मैं गलत कर रहा हूँ, जैसे स श बहुत कॉमन है, बिल्कुल वो एरर्स आपने देखे होंगे, काफी लोग श नहीं बोल पाते हैं, जैसे बिहार में या कुछ रीजन्स में हमने देखा है श अल्फाबेट ही नहीं होता है, तो उनमें हम उनको वो अक्षर सिखाते हैं। बट देन अगेन प्रैक्टिस इज द की, क्योंकि स्पीच थेरेपी में सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो भी पेशेंट स्पीच थेरेपी ले रहा है वो उस चीज को प्रैक्टिस करे। कहा जाता है कि स्पीच 24 आवर्स का रियाज है, आप जब बोलें आप सही बोलें, शुद्ध बोलें, वो ज्यादा सही रहता है, यानी कि डेली रूटीन में भी अगर ये चीजें प्रैक्टिस की जाएं तो काफी काम आ सकती है। बिल्कुल, आपको करनी ही चाहिए प्रैक्टिस। बिल्कुल। और अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं डॉक्टर सोमाक्षी से तो हमें कॉल कर लीजिए, हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। डॉक्टर सोमाक्षी, अब मैं जानना चाहूँगी फंबलिंग के बारे में। कई लोग जब प्रेजेंटेशंस देते हैं तो फंबल करते हैं, क्लास में अगर खड़े हुए हैं कुछ बोलना है, शायद स्टेज फियर है, उसकी वजह से फंबलिंग होती है। इन समस्याओं से कैसे निपटा जाता है? इसके लिए किस तरह की एक्सरसाइजेस करें, घरेलू कुछ ऐसी चीज़ें जो हम कर सकें और उससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़े? बिल्कुल, जो आप फंबलिंग कह रहे हैं उसको बेसिकली नॉर्मल नॉन फ्लुएंसी होता है, जो कि हर इंसान में किसी ना किसी स्टेज पर और एज पर होता है। तो उसके लिए कुछ बहुत सिंपल सी चीज़ें जो आप घर पे कर सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले आपको अपनी बोलने की गति जो है वो धीमी करनी पड़ेगी। नॉर्मली देखा जाता है हम जहाँ पे नर्वस होते हैं हम बहुत तेज बोलना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हम कुछ वर्ड्स मिस कर देते हैं, कुछ ऊपर नीचे बोल देते हैं। तो सबसे पहले हम रीडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पर, जिसमें कि हम आजकल एक इंटरनेट पे बहुत सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं, तो स्पीच पेसर होता है, पेसर स्पीच जैसे कि नाम कहता है, और पेसर मतलब गति को धीरे करने के लिए। तो उससे क्या होता है कि आप एक एक वर्ड प्रैक्टिस कर सकते हो और वो आपको दिखाता रहता है उस पर, जैसे विजुअल स्टिमुलस होता है या ऑडिटरी स्टिमुलस होता है, जिससे आपको सुनता है कि आप कैसे बोल रहे हैं। आप घर पर आमतौर पर भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर आप मिरर के सामने बैठ करके बात करेंगे, जिससे बहुत पुरानी चीज बोली जाती है, उससे बेसिकली आपका कॉन्फिडेंस बनता है ताकि आप आई कॉन्टैक्ट मेंटेन कर सके। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सत्यदेव जी हैं हरियाणा से। जी सत्यदेव, पूछिए अपना सवाल। जी सत्यदेव जी, पूछिए अपना सवाल। 5 साल का लड़का है, वो कवर जो है ना ये ठीक से नहीं बोल पा रहा है। जी, 5 साल का बेटा है इनका, लेकिन ठीक से बोल नहीं पाता है, क्या करें? अच्छा, आपका बेटा बोल सब कुछ लेता है? तो बोलते था कि ये नहीं बोल पाता है। हाँ जी, बिल्कुल। तो इसको बेसिकली इस बच्चे को ये सारे अक्षर आपको सिखाने हैं। तो इसके लिए जैसे कुछ डेमोन्स्ट्रेट इसके लिए मैं आपको कर सकती हूँ। ये चारों अक्षर जो हैं एक ही लाइन के हैं हिंदी में। तो आप बच्चे का ये बेसिकली क को त बोलता होगा, है ना? हाँ जी। तो आप इसको सिर्फ ये प्रैक्टिस कराइए कि जब ये बोलता है तो इसको अपनी जीभ नीचे रखनी है। ठीक है सत्यदेव जी?
हाँ जी, तो आपको बच्चे को ये सिखाना है कि बोलते समय जब वो क के आप उसको अक्षर प्रैक्टिस कराओ और शब्द प्रैक्टिस कराइए, और उसमें उसकी आप जीभ पर उसको हाथ रखवाइए इस तरीके से, और फिर उससे क बुलवाइए। यानी कि जब जीभ पर हाथ रखवा के क बुलवाएंगे तो वो शब्द साफ साफ आएगा, क्योंकि जब बच्चे क की जगह त बोलते हैं तो उसमें वो बेसिकली जीभ को ऊपर उठा लेते हैं, जबकि क शब्द में जीभ नीचे रहनी चाहिए। उसी प्रैक्टिस की जरूरत है सत्यदेव जी। उम्मीद करते हैं आपको मदद मिली होगी। अपने बच्चे को इसी तरीके से प्रैक्टिस कराइए जैसे आपको डॉक्टर ने बताया है, और जल्द से ही जल्द आपका बच्चा अच्छी तरह से बोलने लगेगा। एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना पड़ेगा समाक्षी जी, छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए VIP शक्ति, जल्द वापसी होगी। ब्रेक के बाद VIP शक्ति में आपका स्वागत है, और अब हम बात करेंगे स्ट्रोक पेशेंट्स के बारे में। सोमाक्षी जी जानना चाहेंगे, कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं ज़िंदगी में, आपको स्ट्रोक पड़ा, दिक्कत हो गई, और उसके बाद जब आप रिकवर करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है स्पीच से जुड़ी हुई। उसे कैसे ठीक किया जाए, क्या क्या एक्सरसाइजेज हैं उसके लिए, या कुछ मेडिकेशंस हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। जी, स्ट्रोक के पेशेंट्स जो होते हैं उनको कई तरह की दिक्कतें होती हैं। जैसे कि हमें पता है कि स्ट्रोक में आपके आमतौर पे अगर आपको मैं जनरली समझाऊं तो आपके दिमाग में किसी जगह एक क्लॉट हो गया बेसिकली, तो जिसकी वजह से आपका कोई फंक्शन जो है स्पीच रिलेटेड, या तो समझ या बोली, इनमें से कोई एक चीज़ अफेक्ट हो जाती है, या कई बार अगर सिवियर होता है तो दोनों ही चीज़ें अफेक्ट हो जाती है। तो इसमें सिंपली सबसे पहले एक स्पीच थेरेपिस्ट को आपको स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाना बहुत ज़रूरी है। वो इवैल्यूएट करेगा कि किस क्षेत्र में आपको दिक्कत आ रही है। उसके बाद आप कुछ जनरल चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप उनके साथ डेली कमांड से शुरू करिए, क्योंकि उनके साथ थोड़ा सा मेमोरी प्रॉब्लम भी होता है इनिशियली। तो सबसे पहले उनको जनरल चीज़ों के बारे में अवेयरनेस करवाना, जनरल चीज़ों से डेली रूटीन कमांड्स जो होते हैं हम सबसे पहले उनको वो करवाते हैं। इन पेशेंट्स के साथ एसोसिएटेड ओरोमोटर डिसफंक्शन भी हो जाता है, जैसे कि एक तरफ का पैरालिसिस जिसको कहते हैं हेमीप्लीजिया या हेमीपरेसिस हो जाता है, जिसमें कि जैसे मोस्टली राइट साइड जो होती है वो इनकी काम नहीं करती है, तो वो पूरा ही होता है, तो फेस में भी आता है। तो आपको टंग एक्सरसाइजेज जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए इनके साथ। जैसे नॉर्मल जीभ बाहर निकालिए, ऊपर लगाइए, ऊपर नीचे करिए, दाएं बाएं लेकर जाइए, इस प्रकार की एक्सरसाइजेज हेल्प करती हैं इनको। ब्लोइंग एक्सरसाइजेज करवाते हैं हम, वो इनको हेल्प करती है, क्योंकि इनका नॉर्मली जो रेट होता है ब्रीदिंग का वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है इनके लिए, ब्रीदिंग मुश्किल होता है। तो इनको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करवाते हैं और ब्लोइंग एक्सरसाइजेस, जैसे नॉर्मल आप घर पे गुब्बारा फुलवा सकते हैं, फिर आप कुछ पेपर बिट्स करके उनको वो करा सकते हैं, मोमबत्ती बुझवा सकते हैं, ये चीज़ें करा सकते हैं आप इनको। यानी कि ब्रीदिंग और स्पीच का भी बहुत ही ज़्यादा आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। बिल्कुल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर आपका इन दोनों में कोऑर्डिनेशन टूट जाता है तो फिर पेशेंट को बोलने में दिक्कत होती है। कई बार आपको ये भी आपने देखा होगा कि पेशेंट्स बोल पाते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आता, क्योंकि उनकी लाउडनेस बहुत कम होती है। सो बेसिकली ब्रीदिंग आपका लाउडनेस रेट में हेल्प करता है। बिल्कुल। डॉक्टर, एक और सवाल जो मोस्टली यंगस्टर्स भी जानना चाहेंगे कि आवाज़ को अच्छा कैसे बनाया जाए, हेल्दी वॉइस के सीक्रेट्स क्या क्या हैं, खाने पीने में क्या कंट्रोल करना चाहिए, या फिर बोल कर प्रैक्टिस कर उसे ठीक किया जा सकता है? हाँ जी, सबसे पहले वोकल अब्यूज़ कहते हैं इसे, वो नहीं करना चाहिए, जिसका मतलब ये होता है कि अगर आप अपनी आवाज़ को अधिक यूज़ कर रहे हैं, जैसे कॉल सेंटर्स में हैं या टीचर्स हैं या कुछ प्लेयर्स हैं, तो बेसिकली बिना मतलब के चिल्लाना जो है उसको सबसे पहले अवॉइड करना चाहिए। आपको नॉर्मल बोलना चाहिए। फिर अगर आप कर सकते हैं तो आपको गागल करना चाहिए रोज सुबह उठकर, जैसे नमक के गरारे हम कहते हैं, वो आप करें तो अच्छा रहता है गले के लिए। उसके बाद जैसे मौसम चेंज में आपको ठंडा गर्म का ध्यान रखना चाहिए, वो भी गले पे सीधा इफेक्ट लाता है। मिर्ची वाला खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए आपको। और थ्रोट क्लियरिंग आजकल बहुत कॉमन है, जैसे ऐसे लोग करते हैं, तो बेसिकली थ्रोट क्लियरिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब नॉर्मली क्या होता है कि आपके गले में कुछ अटक जाता है जिसको निकालने के लिए आप ये करते हैं, पर उसकी जगह पर आप पानी पी सकते हैं। अपने पास हमेशा, जैसे आजकल के मौसम में भी पानी आपके पास हमेशा होना चाहिए, जितना हो सके दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। और अगर कभी आपको ज़्यादा लगे तो आप फिर मिश्री के दाने रख सकते हैं, लेकिन डायबिटिक लोगों को उसका ध्यान रखना है कि वो नहीं कर सकते। बिल्कुल। और बाकी नॉर्मल चीज़ों में जैसे मुलेठी अच्छी होती है गले के लिए, तो वो खा सकते हैं। एक कॉलर और जुड़ गए हमारे साथ, बाल सिंह हैं दिल्ली से। जी बाल सिंह जी, पूछिए अपना सवाल।
कट गया इनका कॉल इस वक्त। चलिए फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। चलते चलते एक फाइनल कमेंट आपसे लेंगे कि अच्छा बोलने के लिए क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक ऐसा सीक्रेट जो सबके लिए कॉमन हो और सब फॉलो कर सके? सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, जो मैंने अपने करियर में सीखा है, वो ये है कि आपको जितना ज़रूरी है आप उतना बोलिए। सबसे इम्पॉर्टेंट, तो उससे आपकी स्पीच जो है, आपकी वॉइस हमेशा अच्छी रहेगी। और हमेशा सबसे प्यार से और आराम से बात करिए। शाउटिंग, जैसे मैंने कहा, शाउटिंग येलिंग अवॉइड करिए, तो उससे आपकी आवाज़ हमेशा अच्छी रहेगी। और जिन लोगों की स्पीड बहुत ज़्यादा हो बोलने की, वो कैसे कंट्रोल करें? क्योंकि ये तो शायद आदत ही होती है कि आप जल्दी जल्दी बोलते हैं, साफ बोलते हैं, लेकिन स्पीड बहुत है, ऐसे लोग कैसे कंट्रोल करें? बेसिकली सबसे पहले थोड़ा आपको स्ट्रेस लेवल अपना रिड्यूस करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों में स्ट्रेस लेवल इतना हाई होता है कि ये उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं, और शायद उसी वजह से जल्दी जल्दी बोलने बिल्कुल। लग तो जाते थोड़ा कुछ टाइप का मेडिटेशन हर किसी को रोज एटलीस्ट 1 मिनट या 5 मिनट आपको बैठ करके मेडिटेट करना चाहिए, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल ग्रेजुअली रिड्यूस होता है और जिससे ऑटोमेटिकली आपकी स्पीच में भी फर्क आएगा। चलिए, इतना सब अच्छी अच्छी जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द शो। थैंक यू। वीआईपी शक्ति के इस एपिसोड में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपने हमसे बहुत कुछ सीखा होगा और सोमाक्षी जी ने आपकी मदद की होगी। जितने भी कॉलर्स जुड़े उनको भी धन्यवाद। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़।